हेलो, आई एम मितेश शेखावत, React.js डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ऐप होता है उसके अंदर जो API इंटीग्रेशन होती है वो किस तरीके से रहती है, क्या उसका प्रोसेस रहता है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें हैंडल करना आना चाहिए। और इसमें हम जो ऐप बनाएंगे वो बनाएंगे एक AI बॉट जिसके अंदर हम यूज़ लेंगे OpenAI की API। जो आज का एजेंडा रहेगा हमारा वो रहेगा कि हम पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि API होती क्या है, API के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम API को हमारे फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं और API होती क्या है बेसिकली उसके बारे में जानेंगे। सेकंड, हम OpenAI की जो API है उसके बारे में समझेंगे कि वो किस काम आती है और कौन कौन से रेस्पॉन्सेज हम उससे गेट कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से हम OpenAPI की जो की है वो गेट कर सकते हैं और कौन कौन से जो सिक्योरिटी स्टेप्स होते हैं, जो ऑथराइजेशन एक्सेस होते हैं वो कैसे लेंगे। फोर्थ जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा API रिक्वेस्ट का, कि हम जो हमारी OpenAI की API है उससे रिक्वेस्ट गेट कैसे करेंगे और उसको जो उससे रेस्पॉन्स गेट कैसे करेंगे और उससे रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे। फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जो हमारे रेस्पॉन्स आया है, जो API का जो हमारा रिस्पॉन्स आया है उसको किस तरीके से यूज़र को शो करेंगे और एक सिंपल चैट का एक एग्जांपल लेंगे। सिक्स्थ जो पॉइंट रहेगा उसके अंदर हम समझेंगे कि कौन कौन से जो एरर्स हैं वो हमें गेट हो सकती हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस हमें फेस होंगे इस ड्यूरेशन में, उनके बारे में समझेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि व्हाट इज़ एन API। हम जो चैटबॉट बनाने जा रहे हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली API होती क्या है। API होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेन्यू है तो हमें अगर उस मेन्यू में से कोई भी चीज़ अगर हमें नीडेड है कि हमें ये चीज़ें अगर मंगवानी है तो हम डायरेक्टली रेस्टोरेंट के किचन में जाके उसको प्रिपेयर करके हम नहीं लेकर आते। हम सिर्फ उसको एक रिक्वेस्ट देते हैं वेटर को, देन वो हमारे जो भी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करके और आगे जो किचन है वहाँ तक पास ऑन कर देता है। फिर हमें जो भी हमें नीडेड होता है, जो भी हमने ऑर्डर किया होता है, रिक्वेस्ट की होती है, उसका रेस्पॉन्स हमें मिल जाता है। सेम API का काम है, हमें कोई भी डाटा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हमें नीडेड है हमारे फ्रंट एंड के अंदर, या ये एक तरीके से अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम सिर्फ क्वेश्चन को रिक्वेस्ट में भेजेंगे। API क्या करेगा, जो डाटाबेस है उसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, सॉल्यूशन जो भी होगा उसको सर्च करेगा, देन हमें उसे रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न कर देगा। ये जो प्रोसेस होता है पूरा, जो API का काम क्या है, हमें फ्रंट एंड को डाटाबेस से कनेक्ट करने का काम है, क्योंकि डाटाबेस जो होता है वो सर्वर साइड होता है, तो सर्वर साइड को क्लाइंट साइड कनेक्ट करने का जो काम करता है वो काम करता है API। तो API को हम एक तरीके से मेन्यू की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमने मेन्यू में ऑर्डर देखा, उससे रिक्वेस्ट की, देन जो हमें जो किचन है, जो भी सर्वर है, वहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स आना था वो आ गया। ये होती है हमारी API कि किसी भी यूज़र का डाटा, किसी भी प्रोडक्ट का डाटा, कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ भी अगर फ्रंट एंड के अंदर डायनेमिक है तो उस चीज़ को गेट करने के लिए हमें API की नीड होती है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा OpenAI का जो API है उससे इंट्रोडक्शन, मतलब कि वो होती क्या है, उसके अंदर हम कौन कौन से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें। OpenAI जो API है वो बेसिकली जैसे GPT 3.5 और GPT 4 है, सेम तरीके से काम कर सकती है। उसको हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर API के थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं और जो भी हमें नीडेड, जो भी हमें चीज़ें करनी होती हैं, जैसे टेक्स्ट जनरेट करवाना या फिर इमेज जनरेट करवाना, मतलब जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं AI की, वो हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हम OpenAPI के थ्रू कर सकते हैं, वो है, पहले है कि जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, कि जो हम टेक्स्ट उसे देंगे उसको समराइज़ करके वो सेम ह्यूमन जैसा टेक्स्ट ही जनरेट करके दे देगा, खुद से जनरेट करके, क्योंकि ये जनरेटिव AI है। तो ये हमारा जो प्रॉम्प्ट है उससे डाटा को कलेक्ट करके देन उसे मॉडिफाई करके हमें रिप्रेजेंट करता है। जनरेटिव AI खुद मतलब चीज़ों को मॉडिफाई करने की भी एक कैपेबिलिटी रखता है अपने पास में। सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंड एंड एनालाइज टेक्स्ट, कि हमने कोई भी उसे टेक्स्ट दिया है तो उसे एनालाइज भी कर सकता है वो, कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं या फिर ये यूज़र का मतलब ट्रांसलेशन जैसी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी OpenAI की जो API है वो उससे हमें गेट होंगी।
जनरेट इमेजेस, हम इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेशन एंड कंप्लीशन, हम इसे कोई भी कोड दे सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि इसे मॉडिफाई कर दे या ऑप्टिमाइज करके दे दे। मतलब जो भी हम इसे टास्क देंगे वो सारे टास्क ये परफॉर्म कर सकता है, सेम एज जैसे हम GPT 3.5 और GPT 4 के अंदर करते हैं, सेम तरीके से हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि हम हमारी एप्लीकेशन से जो एप्लीकेशन के अंदर जो ओपन AI की API इम्प्लीमेंटेड है उसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। देन वो हमें जो हमें एक की मिलेगी, जब हम इसके प्रोसेस से जाएंगे, जब हम इसकी गेट करेंगे की, तो वो की मिलेगी। उस की को हम जब API के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो उस की हेल्प से हमें पहले ऑथेंटिकेट करेगा, देन जो डाटा हमें चाहिए AI मॉडल के थ्रू उसे रिटर्न कर देगा। ओपन AI's सर्वर प्रोसेस योर रिक्वेस्ट यूजिंग द स्पेसिफाइड AI मॉडल, जो भी हमारा स्पेसिफाइड मॉडल होगा उससे वो हमारा जो रिक्वेस्ट है उसे प्रोसेस करेगा, देन हमें रेस्पॉन्स वापस सेंड कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि API का जो काम है वो सेम तरीके से ही ये ओपन AI की जो API है वो काम करती है कि हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी हमारा AI मॉडल है उससे वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, देन जो हमारे रिजल्ट आएगा उसे रेस्पॉन्स में सेंड कर देगा। ये इसका इस तरीके से ये काम करती है। ये जो भी फीचर्स हैं जैसे टेक्स्ट जनरेट कराना, इमेज जनरेट करवाना, टेक्स्ट एनालाइज करना, कोड जनरेशन, ये सारी चीज़ें जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं इसकी AI की वो हमें गेट हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो ओपन AI API की जो की है वो किस तरीके से गेट होगी। तो पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा कि जो platform.openai.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हमें इस डोमेन पे हमें जाना है, देन हमें साइन अप करना है, अगर मतलब लॉगिन करना है और साइन अप करना है जो भी है। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो वो साइन अप के लिए कंसिडर करेगा, वरना लॉगिन। देन हमें नेविगेट करना है API कीज़ के ऊपर और हमें एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट करनी है, और जो हमने सीक्रेट की क्रिएट करी है उसे हम कॉपी कर लेंगे। और मेक श्योर कि ये हमें ज़्यादा शेयर नहीं करनी है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि ना हम यूज़ कर पाते हैं और ना हम जिसे हम शेयर कर रहे हैं ना वो यूज़ कर पाता है। तो कई बार ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं। तो जो हमारी API की है उसे हमें जितना सिक्योर रख सकते हैं उतना सिक्योर रखना होता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिससे हम जो हमारी ओपन AI की जो API है उससे गेट कर सकते हैं, उसकी जो सीक्रेट की है वो हम गेट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे तो हम हमारे ऐप के अंदर आगे ये जो ओपन AI की जो API है इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या रहता है कि एक ऑथेंटिकेशन पहले चेक करता है। अगर वो ऑथेंटिकेशन नहीं है तो वो फर्स्ट इनिशियल में ही हमें 401 की एरर दे देगा, जो कि रहता है नॉन ऑथेंटिकेशन की। तो अगर हम इस की का यूज़ नहीं करेंगे तो हम हमारे ऐप के लिए फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो काम रहेगा हमारा वो रहेगा ये API की का गेट करना। अब हम बात करते हैं जो हमारी API रिक्वेस्ट है वो किस तरीके से फैच करेंगे, हम किस तरीके से हम जो हमारी रिक्वेस्ट है उसे गेट करेंगे, उसे फैच करेंगे, जो भी है कि हम कौन कौन से मेथड उसमें काम लेंगे। जैसे पहला जो रहेगा वो हम रहेगा फैच से हम क्या करेंगे API को कॉल करेंगे। देन जो हमारा रहेगा असिंक अवेट से क्या करेंगे, जो हमारी प्रोमिसेस को कॉल कराने में हेल्प करता है। असिंक अवेट का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे। फैच और एक्सियोस, ये दोनों बेटर अप्रोच रहती है हमेशा API कॉलिंग के लिए, और इन दोनों में से भी अगर कोई बेटर चॉइस होती है तो वो होती है एक्सियोस। फैच हमें अभी इसलिए यूज़ में ले रहे हैं क्योंकि एक्सियोस जो है वो थर्ड पार्टी पैकेज है, उसको हमें इम्पोर्ट कर वो पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, देन उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। बेटर इसलिए क्योंकि वो अपने साथ में काफ़ी चीज़ें और भी हमें प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो फैच है वो क्या करता है कि हमें सारी चीज़ें इसे मैनुअली देनी होती हैं। हेडर्स जो रहते हैं वो हमें मैनुअली पास ऑन करने पड़ते हैं, URLs वगैरह मेथड्स सब हमें एक्सियोस में इनबिल्ट मिल जाते हैं, और जो फैच है उसे हम मैनुअली देना होता है। और जो असिंक अवेट रहता है कि हमें पता है कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं तो हमें नोन है कि असिंक अवेट क्या काम आते हैं, प्रोमिसेस को हमेशा असिंक अवेट की हेल्प से क्यों यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि असिंक जो है वो क्या करता है कि असिंक फंक्शन क्या करता है हमारा, अ फंक्शन डिक्लेयर विथ असिंक कीवर्ड्स इनेबल्स द यूज ऑफ अवेट इनसाइड इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। कि ये क्या करता है कि जो हमारे अवेट कीवर्ड है उसे इनेबल करवा देता है यूज़ करने के लिए। असिंक फंक्शन के अंदर हम अवेट का यूज़ ले सकते हैं, अवेट को विदाउट असिंक हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमें प्रॉमिस। देन जो कीवर्ड रहेगा अवेट कीवर्ड जो रहेगा वो क्या करेगा कि जो हमारा प्रॉमिस है
उसे रिटर्न कराने का काम करेगा। उसका जो रेस्पॉन्स है उसे हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करवा देगा। अब जो हमारे की कंपोनेंट्स होते हैं रिक्वेस्ट के, वो क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। असिंक अवेट हमने समझ लिया। फेच क्या होता है, फेच हमें जो भी हमारा एपीआई कॉलिंग है उसके लिए हम नीड में लेते हैं ये। और जो असिंक अवेट होते हैं उसके बारे में भी समझा। अब हम समझते हैं कि जो की कंपोनेंट्स होते हैं रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट सेंड करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों की नीड होती है उनके बारे में समझते हैं। कि फर्स्ट होता है जो यूआरएल जो हमारी एपीआई का यूआरएल होता है, वो जो भी हमारा सर्वर साइड का जो डोमेन होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एपीआई है वो। देन होता है मेथड कौन सा है हमारा, गेट का है तो हम डाटा गेट करेंगे, पोस्ट का है तो हम हमारी साइड से डाटा को सेंड करेंगे रिक्वेस्ट के साथ में, देन फिर हमें रेस्पॉन्स गेट होगा। थर्ड जो होता है वो होता है हेडर मतलब कि हम कौन सा कंटेंट टाइप उसे भेज रहे हैं, फॉर्म डाटा भेज रहे हैं या फिर एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट भेज रहे हैं। और ऑथराइजेशन जो हमारा टोकन होता है उसके थ्रू, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम ओपन एपीआई की जो की है वो गेट कर रहे हैं तो उसको कॉपी करके हमें सिक्योर रखना होता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ काम में आता है, ऑथराइजेशन के काम में आता है। वरना हम कोई भी रिक्वेस्ट उसे भेजेंगे तो वो हमें एरर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वो की काम में आती है। थर्ड जो रहता है वो रहता है बॉडी क्या रहता है कि हम कोई भी डाटा है अगर हम रिक्वेस्ट के साथ में सेंड करना चाहते हैं तो वो हम बॉडी के अंदर सेंड करते हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स से जो हमारे रिक्वेस्ट को फैच करते टाइम, रिक्वेस्ट क्रिएट करते टाइम हमें नीडेड होते हैं। असिंक अवेट हमने समझा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। फैच हमने समझा कि ये फैच क्या काम आता है। और अगर हम एक्सियोस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फर्दर सेशंस के अंदर हम एक्सियोस के बारे में भी समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ये जो एपीआई से रिक्वेस्ट हमने सेंड करी है तो और जो रेस्पॉन्स हमने गेट करा है तो उसको हम यूआई के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे उसके बारे में समझते हैं। कि हमने एपीआई से डाटा सेंड और रिक्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन यूज़र को क्या शो करना है, कैसे शो करना है, उसके बारे में समझते हैं। कि पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा स्टेट मैनेजमेंट का। कि जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं जो हमारी लोडिंग स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी। अगर वो सक्सेस हुआ है तो सक्सेस के ऊपर जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो किस में सेव होगा। और जो अगर वो एरर आ रही है उसके अंदर, अगर वो सक्सेस फॉल्स हो रहा है तो हम उस एरर को कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले एरर स्टेट, लोडिंग स्टेट और जो हमारा डाटा होता है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे वो हमारे स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो हम यूज स्टेट का हुक लेंगे और यूज इफेक्ट का हुक लेंगे ताकि हम गेट कर सके। इनिशियल लोड पे हम जो हमारी गेट की एपीआई है उसको कॉल कर सके, हमारा जो डाटा है उसे वापस गेट कर सके। और जो यूज स्टेट है इसके अंदर हम हमारे डाटा को सेव करा देंगे। पोस्ट के टाइम पे हम एक फंक्शन यूज़ में लेंगे, वो रहेगा हैंडल सबमिट फंक्शन का, जिसके अंदर हम जो हमारा डाटा है उसको सेंड करेंगे और जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको वापस से सेव कराएंगे। तो अरे इसके अंदर एक हमेशा ही रहता है कि जब हम हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल कराते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म के अंदर कॉल होगा, तो जब हम किसी भी फॉर्म के अंदर अगर हैंडल सबमिट या टाइप सबमिट करके कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो वो पेज को रीलोड करवा देता है। तो उस इफेक्ट से, उस इवेंट से बचने के लिए हम e.prevent डिफ़ॉल्ट का यूज़ में लेते हैं। कि अब हमने क्या करा, सबमिट कर दिया, लेकिन जो लोडिंग स्टेट है वो, क्योंकि अब जब तक हमारे पास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा जब तक वो एपीआई जो है वो पेंडिंग में रहेगी। तो उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, हमें एक लोडिंग स्टेट को ट्रू कराना है, फॉल्स कराना है, तो एक लोडिंग स्टेट मैनेज करनी है। देन जो हमारा रिक्वेस्ट आई है, जो हमारे पास में रेस्पॉन्स आया है, उसे हम आंसर के अंदर या फिर जो हमारा डाटा है उसके अंदर सेव कराएंगे। और जो हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन सेंड करा है एआई को, जो मॉडल है उसको हमने जो रिक्वेस्ट सेंड करी है उसे भी शो कराना होगा, तो वो भी हमें एक स्टेट के अंदर सेव कराना होगा। तो उसके लिए हम एक स्टेट बना लेंगे, क्वेश्चन स्टेट या फिर जो रिक्वेस्ट स्टेट है वो, और जो हमारे पास रेस्पॉन्स आएगा उसके लिए एक स्टेट बना लेंगे, जो रेस्पॉन्स स्टेट या फिर आंसर स्टेट करके। लोडिंग स्टेट हमने मैनेज कर ली। अगर सक्सेस हो जाता है तो हम एक मैसेज शो करा देंगे कि दिस इज़ योर टेक्स्ट, दिस इज़ योर आंसर करके, और जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हम आंसर स्टेट के अंदर सेव करा लेंगे। अगर रेस्पॉन्स फॉल्स आता है तो हमें एरर हैंडलिंग करनी है, जिसके अंदर हमें शो करवाना है कि क्या एरर है। एरर हमेशा हमें कैच में मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली एपीआई कॉल करवा रहे हैं असिंक अवेट में। तो असिंक अवेट जब हम यूज़ में लेते हैं तो हमने पढ़ा होगा पहले जावास्क्रिप्ट में कि ट्राई कैच भी यूज़ करना चाहिए। डॉट कैच भी हम यूज़ करते हैं, प्रॉमिस यूज़ करते हैं जब, लेकिन ट्राई कैच इज क्या रहता है, बेटर ऑप्शन रहता है, बेटर अप्रोच रहता है ट्राई कैच।
तो हम यहाँ पे ट्राई कैच करेंगे तो जो भी हमारी एरर है वो हमेशा हमें कैच के अंदर प्रोवाइड होगी। देन हमारा जो JSX है उसके अंदर रेंडर कर देंगे कि जो भी हमने अगर एरर आई है तो उस एरर को भी हम JSX के अंदर कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो सारी चीज़ें कि हमारे पास सक्सेस आ रहा है तो हम उसे किस तरीके से विजिबल कराएं। सक्सेस कराएंगे तो हम चैट की तरह विजिबल कराएंगे, रिक्वेस्ट आई हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन एरर जब आती है तो एरर से हम रेस्पॉन्स वाला दिखा देंगे, जो हमारा क्रिएट करा हुआ है उसको नहीं दिखाएंगे। कि अब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एरर हैंडलिंग का हमेशा ध्यान रखना है। हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि कौन सी एरर हमें गेट हो रही है। जो हमारी यूज स्टेट है वो हमेशा डायनेमिक कंटेंट को ही मैनेज करेगी, और जो लोडिंग स्टेट्स है उसे मैनेज करना हमें नीडेड है क्योंकि वो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और जो UI एलिमेंट्स है वो जब तक विजिबल नहीं होंगे जब तक हमें जो हमारी रिक्वेस्ट है, जो API है, वहाँ से रिस्पॉन्स गेट नहीं होता, जब तक वो विजिबल नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो विजिबल नहीं होंगे उनका डाटा होगा अनडिफाइंड, जो कि हमें एरर प्रोवाइड करेगा, जो हमें एरर रिटर्न करेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मतलब जो हमने अब तक पढ़ा, हमने क्या किया, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखा और एक छोटा सा ऐप बनाया। अब क्या होगा कि जो हम एक सिंपल चैट एग्जांपल लेके चलेंगे AI के साथ में, जो भी हमने स्टेट सेव करा रखी है उनका, कि सबसे पहले हम जो स्टेट है हमारा उनको सेव कराएंगे, उन्हें मतलब जो भी हमारा डाटा है उसको प्रिपेयर करके रखेंगे, सेव करा के रखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को दिखानी है। देन हम एक यूज़र का इनपुट रखेंगे कि जिसके अंदर यूज़र टाइप करेगा, सेंड बटन रहेगा जिसके अंदर वो जो हैंडल सबमिट वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और जो हमारे मैसेजेस हैं उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। कि जो मैसेजेस डिस्प्ले कैसे कराएंगे कि जो यूज़र खुद है उसकी ID से हम मैच कराएंगे तो वो एक साइड दिखा देंगे, और जो AI की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया है उसे हम दूसरी साइड में दिखा देंगे। जैसे हम चैट के अंदर करते हैं किसी भी दूसरे यूज़र के साथ में, तो उसकी चैट्स अलग और हमारी चैट्स अलग अलग दिख जाती हैं। जो इसका फ्लो रहेगा वो कैसे रहेगा कि यूज़र ने एक मैसेज टाइप किया और उसे सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वो जो सेंड है उस टाइम पे रिक्वेस्ट जाएगी AI मॉडल के पास में, देन हमें रेस्पॉन्स गेट हो जाएगा। अब जो रेस्पॉन्स, जब तक रेस्पॉन्स हमें नहीं आ रहा है तब तक एक लोडर दिखा देंगे, लोडिंग स्टेट उसकी ट्रू करवा के, और जो एक ओपन AI है वो रिस्पॉन्ड कर देगा, उसका जो असिस्टेंट है उसके जो अलग से चैट है वो हम साइड में दिखा देंगे, और जो हमारी UI है उसे अपडेट कर देंगे हैंड टू हैंड। कि मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक साथ काम करेंगी कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि हमें कोई ब्रेक मिलेगा या कुछ और मिलेगा। कि अब हम बात करते हैं कि जो हमें कॉमन इश्यूज़ जो हमें गेट होंगे उन चीज़ों की बात करते हैं। हमारे कोई स्टेट मैनेजमेंट में या फिर जो API कॉलिंग है, रिक्वेस्ट है, उसके अंदर कोई इशू आता है तो वो हमें खुद डीबग करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं API इम्प्लीमेंट करते टाइम पे, उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। फर्स्ट जो रहेगा हमारा रहेगा 401 का, जो रहता है अनऑथराइज्ड का। अगर हम जो भी हमारी API की है उसे अगर हम ऑथराइजेशन के अंदर पास नहीं करेंगे, बियर के साथ में हम पास नहीं करेंगे, तो वो हमें 401 की एरर देगा, क्योंकि हमारे पास में कोई वैलिड की नहीं है जो उसे जिससे हम उस API को एक्सेस कर सकें। इसलिए हमें हमेशा जो भी API कॉल कराएं, जो भी API ऐसी कीज़ वाली या फिर जो हमें टोकन वाली जो API है, जब भी वो कॉल कराएं तो हमें हमेशा चेक करना होता है कि हमारी API के साथ में ये जो की है वो जारी है या नहीं हेडर के अंदर। देन जो हमारा 400 जो हमारी बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि जो हमारा फॉर्मेट है वो या तो वो गलत है कि हमने JSON फॉर्मेट के अंदर भेजना था लेकिन हमने उसे बाइनरी फॉर्मेट में या फॉर्म डाटा के अंदर हमने उसे भेजा है, तो या फिर API का URL गलत होगा या फिर हमारा जो मेथड है वो गलत होगा। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि हम जो API यूज़ में ले रहे हैं उसका मेथड क्या है, वो कौन से फॉर्मेट एक्सेप्ट करती है, ये सारी चीज़ें। जो हमारा थर्ड इशू आता है वो आता है नेटवर्क एरर और कोर्स इशू। ये दो तरीके पर टाइम पे आता है। एक, जब हमारे पास में नेटवर्क इशू होता है, जब हमारा सिस्टम नेटवर्क कनेक्टिविटी लूज़ कर देता है या फिर स्लो नेटवर्क हो जाता है, या तो ये तब आता है, या फिर जब हम कोई भी सेपरेट डोमेन से जब हम किसी भी दूसरी API को कॉल करते हैं और वो जो ओरिजिन है वो उस API के अंदर अलाउड नहीं होता, तब भी हमें एक कोर्स ओरिजिन का इशू देखने को मिलता है। थर्ड जो रहेगा कि API की एक्सपोजर, कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि API की जो की है उसे फ्रंट एंड में ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी बैड प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। हम जब भी API की बेस URL या फिर कोई अदर कीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमेशा हमें .env का यूज़ करना चाहिए।
कोई हमें अगर सीक्रेट फाइल्स हैं कि जैसे हम .env को ले लेते हैं, अगर .env में हमारे पास हमेशा सिक्योर जो भी डाटा रहता है वो रहता है, तो जब भी हम .env को पुश करते हैं इसके अंदर, तब हम क्या करते हैं, .git ignore के अंदर भी हमें इस फाइल का नेम दे देना चाहिए, ताकि हम जब गिट पे पुश करें तो वो फाइल्स जो हमारी सीक्रेट फाइल्स हैं या फिर जो हमारी .env है वो उनके साथ में गिट पे भी पुश ना हो। थर्ड जो हमारा रहता है कि data.choices array is empty और डिफाइन, कि मतलब हमें जो भी हम रेस्पॉन्स गेट कर रहे हैं तो पहले हमें चेक करना चाहिए कि हमें रेस्पॉन्स कौन कौन सी कीज़ के अंदर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम डाटा करके भी अगर कोई वैल्यू है तो वो दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता है सिर्फ डाटा डॉट और जो हमारी की है वो। तो ये चीज़ें भी हमें वेरिएबल्स का चेक करना होता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि डाटा आ नहीं रहा, जबकि ये होता है कि हमारा जो की इशू है, जो हमारा स्टेट है वो हमारी फिल आउट ही नहीं हुई, जो हमारे पास वैल्यू गेट है वो हमने अनडिफाइन वाली वैल्यू सेव करा रखी है, ना कि जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही है वो। तो वो चीज़ें भी हमें कंटिन्यूसली चेक करती रहनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, जो हमारे रिसोर्सेज रहेंगे उनके बारे में समझते हैं। कि अभी जो हमने किया वो सिर्फ एक फर्स्ट एपीआई कॉल थी हमारी, हम उससे एक फर्स्ट एपीआई कॉल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक गेट एंड पोस्ट की रिक्वेस्ट हमने सेंड करना सीखा है, और वो भी ओपन एआई एपीआई के थ्रू। तो ये क्या करा, हमने सिर्फ एपीआई कॉल की है। अब हमारा क्या रहेगा कि हमें चेक करना है कि एआई काम कैसे करती है, जो हमारी एपीआई है वो किस तरीके से काम करती है। तो हम बार बार डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, और जो भी हमारी ओपन एआई का जो मॉडल्स हैं उसे और एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन भेज के चेक करा है, इमेजेस कैसे जनरेट होती हैं, या फिर जो भी हमारा कोड है वो उसको किस तरीके से एनालाइज करता है उसके बारे में समझेंगे। जो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ना है कि और कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से बेटर अप्रोचेस हैं जो हम इस ओपन एआई की जो एपीआई है उसके साथ में कर सकते हैं। एआई को हम और किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो हमारी फंक्शन कॉलिंग है उसे और फाइन कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी कम्युनिटी है उससे भी कनेक्ट होंगे, ताकि हमें जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो सब मिल चुके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अब प्रैक्टिसेस के तौर पे पढ़नी है, क्योंकि हमने जो एपीआई कॉल था वो हमने करवा लिया, कैसे किस तरीके से कॉल होती है, फैच के थ्रू हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जब हम एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। जब जो आज के सेशन में हमने पढ़ा है कि हमने एक एपीआई इंटीग्रेट करी है ओपन एआई एपीआई की, और समझा है कि एपीआई वर्क किस तरीके से करती है। तो अब हम मिलते हैं हमारे सेशन 11 के अंदर, जिसके अंदर हम इसी एपीआई के जो ऐप है इसमें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या होते हैं, और कुछ नए कंसेप्ट को समझेंगे। तो अब मिलते हैं हम सेशन 11 के अंदर, जिसके अंदर हम इसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर और भी नई चीज़ों के बारे में, नई फीचर्स के बारे में समझेंगे, नए कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, और कुछ फीचर्स ऐड भी करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।